आरओ प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस में सबसे पहले यूपीएससी आरओ में इकोनॉमी के जितने क्वेश्चंस आए हैं प्री और मेंस में, इनकी समीक्षा करेंगे। लिखा जरूर हुआ है हिंदी माध्यम, लेकिन इंग्लिश माध्यम में भी क्वेश्चंस पूरी तरीके से दिखाए जाएंगे टाइप करके। आरओ 2021 में जो पेपर आया था 5 दिसंबर 2021 को, काफी डिस्प्यूटेड पेपर था। कई सारे क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड थे, यानी कि गलत थे क्वेश्चन, या फिर मल्टीपल आंसर, या फिर कोई भी आंसर सही नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से ये गलत क्वेश्चन था, हालांकि इसकी समीक्षा कर लेते हैं, इससे आगे आपको पता रहे किस आधार पर हमको चूज करना है ऑप्शंस को। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो महिला समृद्धि योजना है सबसे पहले, 1993 में आई थी, ये सही है। ठीक है, महिला समृद्धि योजना रूरल वुमेन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आई थी, ये सही। महिला स्वशक्ति योजना 1998 में आई थी, 9 स्टेट्स में इसको लागू किया गया था। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना इसका उद्देश्य था, ये सही। उसके बाद महिला साम्राज्य योजना, इसमें बहुत समस्या थी क्योंकि महिला साम्राज्य नाम से कोई स्कीम है ही नहीं। जो असली स्कीम है उसका नाम है महिला समाख्या, ये आपको याद रखना। महिला समाख्या योजना ये आई थी 1989 में, ये सही है। फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्लान, इसको लेकर भी डिस्प्यूट है क्योंकि आयोग ने वैसे तो इसको डी माना है कि ये नहीं सही है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को हम 2018 सही मानेंगे, और जो कि सही भी है। जो रिवाइज्ड रिवैम्प्ड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ये पीएम मोदी जी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। हालांकि अगर हम देखें इसको, 2018 में शुरू हुए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से पहले एक और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था या फिर कब अनाउंस किया गया था? इसको अनाउंस किया गया था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 अगस्त 2001 की स्पीच देते हुए। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन सेटअप की जाने की उन्होंने बात कही थी। फाइनली नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, या फिर इसको राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के नाम से सेटअप किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होने वाले थे। इसको सेटअप किया गया था 30 जुलाई 2003 को। तो ये भी एक तरीके से सही है। इस समय का जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है वो अलग है, और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो ये लिखा हुआ है हिंदी वाला, देखिए इसको, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, ये 2003 सही है। एक तरीके से पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ झाला था, हालांकि मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं और ऑफिशियल पीडीएफ से डेटा निकाला है। इसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी, और कार्यकारी समिति की अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री होते हैं। इस मिशन का मूल उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्याप्त कुपोषण की समस्या का निवारण करना था, और ये सारा ऑफिशियल सोर्सेज से लिया हुआ है जो भी मैंने दिखाया। महिला समाख्या योजना है असली नाम, महिला साम्राज्य नाम की कोई योजना नहीं है। महिला समाख्या योजना शुरू की गई थी तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो चलता था, 1989 में आई थी। इसका बेसिक उद्देश्य महिला समाख्या का एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और बेसिकली वुमेन जो कि मार्जिनलाइज्ड और कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप से जो आती थी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको जो है एम्पावर करना उद्देश्य था। तो ये क्वेश्चन था कुल मिलाकर के। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेसिकली 5 ईयर प्लान पर फोकस्ड है। तो इसको लेकर क्वेश्चन बना था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 ईयर प्लान और डेवलपमेंट मॉडल जो यूज़ किया गया था उस पर बताना है। तो सबसे पहला है हेरेड डेमर मॉडल पर आधारित, है पहला 5 ईयर प्लान। सेकंड जो है ये मालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इस तरीके से अगर हम देखें हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे फर्दर हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखें इसको तो थर्ड 5 ईयर प्लान सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, और फोर्थ आधारित था अशोक रुद्र मॉडल पर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी। बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यहाँ पे सबसे पहले एक टाइपिंग मिस्टेक सही करेंगे। यहाँ पे पूछना चाह रहा है, या फिर जो ओरिजिनल पेपर में आया था, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, वो कौन सा? बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम अभी भी हमारा सर्विस सेक्टर है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे एग्जाम में पूछते हैं। एक होता है सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, एक होता है जो सर्विसेज सेक्टर से आता है, मतलब सबसे बड़ा सोर्स नेशनल इनकम का सर्विसेज सेक्टर से। और बिगेस्ट अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट का सोर्स सबसे बड़ा अभी भी भारत में एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज हैं, ये ध्यान रखना है। लार्जेस्ट या बिगेस्ट सोर्स एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर है। सेकंड बिगेस्ट की अगर बात कर लें, ये आ सकता है आगे, सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कौन सा होगा? टेक्सटाइल है भारत में, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, द फार्मर हु हैज लैंड होल्डिंग रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 हेक्टेयर इज नोन एज, तो 1 to 2 हेक्टेयर वाला कहलाएगा स्मॉल फार्मर। यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है, लघु कृषक। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के हिसाब से अगर हम देखें कैटेगराइजेशन फार्मर्स का, मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, स्मॉल फार्मर्स जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिनके पास भूमि हो, सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जिनकी भूमि हो, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर वाले, और लार्ज 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। फिर बिजनेसेस इन इंडिया हुज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, इनको क्या कहते हैं? तो इनको हम लोग कहेंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, माइक्रो इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म उद्यम। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज की लेटेस्ट डेफिनेशन जो आई थी 2020 में,
इसके हिसाब से अगर हम देखें तो माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। स्मॉल इंटरप्राइज वो है जिसका मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट में जो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा ना हो 10 करोड़ रुपए से, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए ना पार करता हो। तीसरा मीडियम इंटरप्राइज वो है मध्यम उद्यम जिसका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो और टर्नओवर आपका 250 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो ये डेफिनेशन अभी भी मान्य होगी। फिर इसके बाद ये करंट अफेयर पे आधारित ये इकोनॉमिक क्वेश्चन बना था कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 जो आया था इसमें क्या मेंशन नहीं किया गया था। तो इसमें एमएसपी के बारे में मेंशन नहीं किया गया था और इसी को बार बार जो है किसान नेताओं ने उठाया था कि एमएसपी की कोई बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसी को लेकर काफी बवाल हुआ था। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं था, मेंशन नहीं था। अभी जो अधिनियम है विभिन्न उनके बारे में बताने कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपनीज एक्ट है सही सुमेलित 2013 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये 1872 का है। ये ध्यान रखिए 1870 यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि नॉट करेक्टली मैच्ड होगा। रिजर्व बैंक के इन गवर्नर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे IG पटेल, फिर यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर यहाँ पे आ जाएंगे रंगराजन, फिर आ जाएंगे सुब्बा राव। ये यहाँ पे सही ऑर्डर होगा। हमारा आंसर इसमें बन जाएगा बी। इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, AGR में क्या क्या आ जाएगा। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में आपका इंटरेस्ट इनकम भी आ जाएगा, डिविडेंड भी आ जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट भी आ जाएगा, फॉरेक्स एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ही एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में शामिल हो जाएंगे AGR में। ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में क्या सही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में क्या सही है यहाँ पे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अब बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। इंडिया ट्रेड GDP रेशियो वॉज लोअर बाई अबाउट 3.4% इन द ईयर 2018। CDB का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अलग अलग एग्जाम्स में UPPSC कई बार बहुत पुरातन जमाने से मतलब पूछ रहा है। तो CDB का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है आपका लखनऊ में। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव डिमांड का डायरेक्ट मेजर कंट्रोल है। डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट किस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को पहुंचेगा, तो इसका आंसर डेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। देनदार को सर्वाधिक इन्फ्लेशन फायदा दे देती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आप किसी से लाए, 3% इंटरेस्ट पर 1 लाख लाए और आपको इसको चुकाना है, लेकिन जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो इसे 1 लाख की वैल्यू तो कम हो गई ना, लेकिन आपको अगर 3% है तो उसके हिसाब से चुकानी पड़ेगी। हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो नहीं फायदा होगा, लेकिन अगर सारी चीज़ें कंडीशन सेम रहती हैं तो जिसको पैसे वापस करना होता है इन्फ्लेशन में उसी को फायदा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा देनदार, यानी जिसको पैसा देना है इन्फ्लेशन उसको फायदा पहुंचाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो लोन मिलता है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो वो यूज़ किया जा सकता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। टू मीट द टेम्परेरी डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में टेम्परेरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही की जा सकती है, सही। ग्रीन बॉन्ड सबसे पहले इशू किए गए थे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में, इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा 2007 में, सही। ग्रीन बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन तो है, ये भी सही, लेकिन नॉट ट्रू ये है कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न के साथ नहीं होता है। इसमें आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ग्रीन बॉन्ड जो है ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न तो देता है पैसे लगाने वाले को, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा स्टेटमेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में सही है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है और 5 लाख डिपॉजिट जो है इंश्योर किया जा सकता है इस कमीशन के द्वारा, मतलब कॉर्पोरेशन के द्वारा, माफ कीजिएगा। 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित की जाती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI, ठीक है। और नीचे इन्होंने लिखा है कि कितने लिमिट की इनकम को ये इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अगर देखें, अगर आप पहले सिर्फ 5,000 रुपये था 1968 में, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया 2020 से ये 5 लाख रुपए हो चुका है लिमिट। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, सब्सिडरी है, फुली ओन्ड बाय RBI और 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी।
अभी कुछ बैंक्स के बारे में इसमें पूछा है, कौन सा बैंक कैसा है, इंडियन बैंक या जो पहले इलाहाबाद बैंक हुआ करता था वो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, आईसीसीआई भाई प्राइवेट है, इससे ही से आप मिला लेंगे इसको, सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, सारस्वत बैंक कोऑपरेटिव है, तो इस तरीके से मिला देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, ये कई बार यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछ चुका है, तो वही आरओ में पूछ लिया गया था। बैंक रेट बढ़ाएगा सिंपल, और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएगा, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ाएगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो असर्शन कह रहा है कि जब देश में भुगतान और उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। वन कंट्रीज पेमेंट एक्सीड रिसीट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर एंड नेट इनकम इन इट्स ट्रेड, इट्स कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये तो सही कह रहा है। सेकंड है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अकर्स व्हेन कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब इंपोर्ट करती है कंट्री बहुत सारे सामान, तब यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए यहाँ पे सी यहाँ पे सही है। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी एंड मार्केट प्राइस अंडर डब्ल्यूटीओ व्हेन पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, नीला बॉक्स सहायिका या फिर ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तो भाई प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है इंप्रूव हो सकता है, मिक्स सेल्स बढ़ा देंगे, बिक्री मिश्रण को बदल देंगे, परिवर्तनशील लागत को कम कर देंगे, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इन सबको करके हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता का सामाजिक सूचक किसे नहीं समझा जा सकता है, तो लिटरेसी लेवल में अगर कमी होगी तो निर्धनता का सूचक कहलाएगा। हेल्थ केयर में एक्सेस नहीं होगा लोगों का तो निर्धनता दर्शाएगी। निर्धनता कुल मिला के स्पष्ट होगी जहां पर हेल्थ केयर लोगों के पास नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी, वहां पर भी निर्धनता झलकेगी। लेकिन अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कहलाएगी, ये पॉवर्टी लोगों की नहीं कहलाएगी, गवर्नमेंट की कह सकते हैं इनएफेक्टिवनेस कहलाएगी। ये सोशल इंडिकेटर नहीं है पॉवर्टी कुल मिला करके। परिवहन के साधनों की कम संख्या ये आपकी सोशल इंडिकेटर पॉवर्टी का नहीं है। परिवहन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये सब किस में आ जाएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है, जो डायरेक्टली हम लोग नेचर से लेते हैं, फिशिंग वगैरह आ जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। टर्सरी एक्टिविटीज़ में कॉमर्स, ट्रेड, कम्युनिकेशन आ जाता है, तो सी यहाँ पे सही है। जल्दी से कमेंट में बताइए कोई दो क्वार्टरनरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, या फिर जल्दी से बताइए चतुर्थक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हैं। जैसे टर्सरी में क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स। आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इंपोर्ट टैक्स क्या करता है? तो इंपोर्ट टैक्स जो है व्यापार की मात्रा को घटा देता है, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इंडियन रुपी जो फुली कन्वर्टेबल बनाया गया था करंट अकाउंट में, इंडियन रुपी वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट इन 1994। बजट 1993-94 में कहा गया था कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के मार्केट में खुद ही डिफाइन होने देना चाहिए, उसी को बोलते हैं फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। तो यहाँ पे ए सही है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हु इज द फाइनेंशियल एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट इन करेंसी एंड फाइनेंशियल मैटर्स? करेंसी वाले मैटर्स में तो आरबीआई रहेगा, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स या उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज नॉट इन्वॉल्व या फिर पार्टिसिपेट नहीं करती है एग्रीकल्चरल गुड्स के एक्सपोर्ट में जो भारत से बाहर होता है? तो इसमें नाफेड करती है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन करता है, एमएमटीसी करता है, लेकिन इफ्को का रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इफ्को का कोई रोल नहीं है। इफ्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इन्होंने अपने गोल्स जो मेंशन कर रखे हैं, ग्लोबल लीडर इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजिंग द सिनर्जी ऑफ कोर बिजनेस थ्रू फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशंस, टू प्रोवाइड फार्मर्स हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स इन राइट टाइम, कमिटमेंट टू हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट टू इनरिच क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी लाइफ, पोस्टर कल्चर ऑफ ट्रस्ट ओपननेस। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ज़्यादातर फोकस इनका फर्टिलाइजर्स पे है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज या फिर स्पेकुलेटर नहीं है? तो ये आपका ब्रोकर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ब्रोकर नहीं है।
अभी स्कीम्स है, इनको मिलाना है। सबसे पहली है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 में आई थी। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये आई थी 1997 में। फिर जवाहर रोजगार योजना ये आई थी 1989 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपको पता है 2005 में आया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी? तो 8th 5 ईयर प्लान यहाँ पे सही है। बी यहाँ पे सही है। फिर जीएसटी के बारे में सवाल आया था। 2017 आरओ का पेपर है, तो उसी समय जीएसटी एक तरीके से करंट अफेयर था उस समय। आजकल तो स्टैटिक बन गया है। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। मतलब कुल मिलाकर बात है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। ये तो सही है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करती है। ये भी सही है। इसके बाद है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी ऑप्शन होगा कि अगर वो वैट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। इसी हिसाब से तो छूट दिलानी थी कि जीएसटी ही लागू रहेगा, कोई वैट वगैरह नहीं लगेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। तो 1 एंड 2 यहाँ पे सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1 एंड 2 ओनली सही है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सवाल आया था कि किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था 2001 में। ये यहाँ पे गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड को अगस्त 1998 में लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, अगस्त 1998। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है कि स्कीम प्रोवाइड करती है एडिकेट टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर देयर फार्मिंग नीड्स। ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। थोड़ा सा इसका कठिन स्तर का क्वेश्चन करते हैं। यूपीएससी 2020 का पेपर हुआ था, इसमें सवाल आया था आपका किसान क्रेडिट कार्ड से। इसमें पूछा था कि किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिया जा सकता है। तो फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए दिया जा सकता है, फार्म परिवारों के उपभोग की आवश्यकताओं के लिए दिया जा सकता है, और फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए दिया जा सकता है। कटाई मशीन, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक खरीदने के लिए नहीं, और परिवार के लिए घर निर्माण या गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए नहीं मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में अल्पकालिक ऋण। अगला क्वेश्चन नाबार्ड से है। नाबार्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1982 में अस्तित्व में आया था, सही। किस 5 ईयर प्लान के तहत आया था ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा था उस समय। फिर सेकंड है कि क्रेडिट केवल एग्रीकल्चर के लिए मिलता है, कृषि कार्यों के लिए। ये यहाँ पे गलत है। फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों एक्टिविटीज के लिए मिलता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। नाबार्ड बेसिकली रिफाइनेंस करता है, तो उसमें नॉन फार्मिंग और फार्मिंग दोनों एक्टिविटीज कवर हो सकती हैं। 18 मंथ से लेकर 5 साल तक के लिए ऋण ये उपलब्ध कराता है रिफाइनेंस के रूप में। एमएसएमई एक्ट कब पास किया गया था? एमएसएमई एक्ट पास किया गया था साल 2006 में, और इसमें अमेंडमेंट फाइनली कब किया गया है? जुलाई 2020 में। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2020 में अमेंडमेंट किया गया है। जुलाई 2020 से मतलब 1 जुलाई से नई डेफिनेशन लागू है, और ये इनिशियली आया था 2006 में। अब ये जो क्वेश्चन है अब नॉन रेलिवेंट है, इसके सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले की डेफिनेशन पे आधारित है सारे ऑप्शन। हालांकि इसमें पूछा है कि लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट मशीनरी में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो लघु उद्यम की डेफिनेशन हमने बताई आपको, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए, और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, वह लघु उद्यम कहलाएगा। ठीक है, या स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक। उपभोक्ता सहकारी भंडार किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बाय द मेंबर्स। अब इसको एक सूची से दूसरी सूची में लाना है। कैपिटल गेन टैक्स प्राप्त होगा सेल ऑफ एसेट्स से। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्रियों पर लगती है। फिर आपका है कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट पे, और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है इनकम पे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। 4 2 3 1। सेबी अधिनियम कब पारित किया गया था? सेबी अधिनियम पारित किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी। तो सेबी एक्ट आया था 4 अप्रैल 1992 में, याद रखना है। और इसका एक बार अमेंडमेंट कब हुआ है? इसका एक बार अमेंडमेंट हुआ था सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी फार्मर्स के लिए? 1998 1999 में आई थी, अगस्त में 1998। अगर प्रिसाइज पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। यहाँ पे सही है, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2 पल्स ऑयल सीड क्रॉप? कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है? तो आंसर इसका हो जाएगा ग्राउंडनट। यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली या ग्राउंडनट। अगला क्वेश्चन, द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना इज लोकेटेड इन। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना ये आपका तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में या फिर त्रिची में। तो आंसर यहाँ पे ए होगा। जितने भी रिसर्च सेंटर ध्यान रखें उनका थोड़ा सा एक्रोनिम भी ध्यान रखते जाइए। फुल फॉर्म के बदले शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, NRCB इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए है तिरुचिरापल्ली में या फिर तमिलनाडु में।
द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एपेक्स बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर का ऑब्वियसली नाबार्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इंडियन पेटेंट लॉ केम इनटू फोर्स इन, लागू कब हुआ था? अधिनियम जो है ये 1970 अधिनियम कहते हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 कहते हैं, लेकिन ये लागू हुआ था आपका 1972 में, तो ये ध्यान रखना है 1972 में ये लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। एक बार इसका अमेंडमेंट भी हो चुका है 2005 में, ये याद रखिएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया, तो ये डिक्लेयर की गई थी अप्रैल 2000 में। और भारत का सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ डिक्लेयर किया गया था, ये बहुत पूछा जाता है। तो SEZ भारत का पहला, ये एशिया का पहला भी था, ये कांडला गुजरात में खुला था। SEZ एक्ट ये आया था भारत में जून 2005 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। मई में आया था, जून में लागू हुआ था 23 तारीख को, 23 जून 2005 में। SEZ रूल्स ये आए थे 2006 में, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो WTO जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है विच फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द फर्स्ट इंडियाज लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी, तो भारत के इतिहास में पहली लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी या फिर दीर्घकालीन राजकोषीय नीति कौन लाया था? ये VP सिंह लाए थे जब वह फाइनेंस मिनिस्टर थे। और अगर हम इसमें देखें सबसे पहली लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी भारत की, ये इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेजेंट की थी ऑफिशियली 19 दिसंबर 1985 को, ये ध्यान रखना जरूरी है, 19 दिसंबर 1985 को प्रेजेंट की थी। और 7th 5 ईयर प्लान के दौरान ये आई थी, ये भी याद रखिएगा। और जब LPG रिफॉर्म्स भारत में आए थे तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ध्यान रखिएगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2011 में जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाओं के लिए, किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए थे मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर, ऑप्शन नंबर ए। शैडो बैंकिंग क्या है ये बताना है। तो शैडो बैंकिंग बेसिकली क्या है कि जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उनके बाहर जा करके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जैसी एक्टिविटी करना शैडो बैंकिंग होती है। यानी कि बैंकिंग के मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं वही काम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस करने लगते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक रेगुलेशंस वगैरह से बाहर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो कह सकते हैं रेगुलेशंस के बाहर जाकर के नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं मेजर? तो वो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या NBFCs जो है ये शैडो बैंकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में बनते हैं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। शैडो बैंकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में कौन सा है? NBFCs। RBI की वेबसाइट में दिया है कि NBFC को रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। मिनिमम नेटवर्थ इनकी 200 लाख रुपए यहाँ पे लिखी हुई है। हालांकि अदर अलग अलग तरीके की जो NBFCs हैं उनको अलग अलग नेटवर्थ के हिसाब से डेजिग्नेट किया है RBI ने। तो हालांकि भारत में कहने को NBFCs नॉन रेगुलेटेड है, लेकिन RBI पूरी तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकता है और इसमें ऑर्डर वगैरह जारी कर सकता है इनको कि किस तरीके से NBFCs को काम करना है। RBI एक्ट की कुछ प्रोविजंस भी इनके ऊपर लागू कर सकता है। NBFC और बैंक में क्या अंतर होता है इसको भी समझ लेते हैं। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को NBFC जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ठीक है, चेक नहीं इशू किए जा सकते NBFC के द्वारा। NBFC जो है इनके पास डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है, जैसे बैंक के पास, मतलब बैंक में जो भी क्रेडिट होता है उसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योर करता है उस पैसे को, ठीक है। तो लेकिन NBFC का पैसा नहीं इंश्योर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स है आपका वेल्थ टैक्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, वेल्थ टैक्स। तो इंडियन डायरेक्ट टैक्सेस मेजर इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो है इंडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इंडायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स और जो है इंडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स जो है सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स, ये तो GST में आ गया, तो GST आपका इंडायरेक्ट टैक्स है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत मैक्सिमम लिमिट जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी की कितनी है? ये है 10 लाख, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आपको ध्यान रखना जरूरी है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था और इसमें ये कहा गया था कि जो ग्रेचुटी की सीलिंग है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट की 1972 में जो 10 लाख थी उसको बढ़ा करके अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है 29 मार्च 2018 से, ये ध्यान रखिएगा। तो 1972 के हिसाब से 10 लाख है, लेकिन अब ये सीलिंग अपर लिमिट अब इसकी 20 लाख रुपए कर दी गई है। ये पैन नंबर में बता रहे हैं कि अगर पैन का नंबर ये है तो इसमें जो P लेटर है वो क्या डिफाइन करता है? तो P लेटर डिफाइन करता है इंडिविजुअल को, व्यक्तिगत को, यानी आप अपना अकेले का जब बनवाते हैं पैन तो ये व्यक्तिगत पैन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, व्यक्तिगत। जैसे अगर किसी का पैन नंबर ये है NBIPS
डैश 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 डैश, तो ये पी जो है ये अगेन किसको दिखाएगा, इंडिविजुअल को। तो पी से इंडिविजुअल्स के लिए पैन होता है, जो लोग सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं, अकेले कार्मिक, आप अपना सिंगल का पैन कार्ड से मतलब टैक्स भरते हैं। बी यहाँ पर होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। ए यहाँ पे होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए। एच यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। सी कंपनीज के लिए। ई यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। एफ यहाँ पे फर्म्स के लिए। टी ट्रस्ट के लिए। और जी यहाँ पे होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। एल लोकल अथॉरिटी के लिए। और फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जे। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि द लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज इज लो। तो ये बात सही है, रूरल एरियाज में एजुकेशन का लेवल कम तो है, तो ये आपका सही है। अच्छा, इसको करते कैसे, इसमें बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब आप असर्शन रीजन पढ़ें तो उसमें सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ना चाहिए। मैंने रीजन पढ़ दिया, लेकिन आपको असर्शन पढ़ना है। अर्बन पॉवर्टी हैज इट्स रूट्स इन रूरल एरिया। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो ये सही है। अब इस पर आगे लिख दिया करिए आप बिकॉज, यहाँ पर लिख दिया करिए क्योंकि। क्योंकि इसके बाद इसको पढ़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो पहला है कि अर्बन पॉवर्टी हैज इट्स रूट्स इन रूरल एरिया, से सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि लगातार जो है आप देख रहे हैं रूरल से अर्बन एरिया की तरफ क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है लगातार। तो जो ग्रामीण गरीब है वो शहर में आकर के बस रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अर्बन एरिया का पॉपुलेशन भी अब गरीब होता जाएगा, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से जो गरीब व्यक्ति है वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में डायरेक्ट अर्बन एरिया की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज इज लो, ये अपने आप में तो सही स्टेटमेंट है। अगर इंडिविजुअली पढ़ें कि क्या रूरल एरियाज में एजुकेशन का लेवल लो है, हाँ बिल्कुल, आंकड़ों के हिसाब से भी ये सही है। लेकिन अर्बन पॉवर्टी हैज इट्स रूट्स इन रूरल एरियाज, ये इसका कारण नहीं है। अर्बन पॉवर्टी जो है ये रूरल एरियाज के कारण है। इसका कारण जो है रूरल क्षेत्र की गरीबी नहीं है, इसका कारण ये है कि रूरल क्षेत्र के लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, ये कारण है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो पूछिएगा दोबारा से, लेकिन आपको मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले इसको करते कैसे हैं, इसको इस तरीके से करते हैं कि आप इसमें पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें देखिए कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो फिर यहाँ पे बिकॉज लिख लिया करिए, तो फिर आपको इसमें कंसीडर करने में आसानी मिलेगी, डेलिब्रेट करने में। अर्बन पॉवर्टी जो है ये रूरल एरियाज के कारण होती है, लेकिन इसका कारण रूरल से अर्बन माइग्रेशन है, ना कि वहाँ का एजुकेशन लेवल। तो इस वजह से बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। पॉवर्टी लेवल इज डिटरमाइंड इन इंडिया बाई द एक्सपेंडिचर ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर। घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर इसको मेजर किया जाता है। क्यों किया जाता है, इनकम लेवल पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत में अभी तक भी इनकम लेवल का कोई ऐसा डेटा नहीं बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इनकम आप अपने सरकारी लोगों को तो कैलकुलेट कर लेंगे, भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कई बार सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करते हैं। तो लोगों की इंडिविजुअल आय कितनी है क्रिएट करना अभी भी भारत में संभव नहीं है हमारी एजेंसीज के द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भी पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो घरेलू उपभोक्ता कितना व्यय करता है उसके आधार पर है, कितना कमाता है उसके आधार पर नहीं है। इसमें हमको ये बताना है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया था। इसमें एक्ट को पूरा पढ़ना है, क्योंकि एक इससे मिलता जुलता एक और एक्ट है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1974 का है, ये ध्यान रखना है, मार्च 1974। जबकि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 का है। तो दोनों याद रखिएगा, सेस एक्ट पूछेंगे तो 1977, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट सेस नहीं लगा रहेगा तो ये हो जाएगा 1974। ग्राउंडनट इज अ मेन क्रॉप ऑफ, तो ये हो जाएगा गैम्बिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। गैम्बिया की मुख्य फसल है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में है 20, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 15। इकोलॉजिकल जोन से एक्चुअली पूछा है इसमें, एग्रो इकोलॉजिकल जोन इसमें 20 होंगे, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है, माफ कीजिएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है भारत में वो 15 है, और 73 इसके सब जोन्स हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, ये हैं 20, याद रखिएगा, 15 और 20 का कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। एग्रो इकोलॉजिकल 20, एग्रो क्लाइमेटिक 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये मार्च 1950 में अस्तित्व आई थी। मार्च 1950 में गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के थ्रू, ये मार्च 1950 में अस्तित्व में आई थी। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग का सृजन किस प्रकार किया गया है।
इंक्लूसिव ग्रोथ को कौन सा फैक्टर प्रमोट नहीं करेगा? रूरल डेवलपमेंट प्रमोट करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ को, क्योंकि ग्रामीण लोग भी शहरी लोगों जितना आगे आ सकेंगे, उनके पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज होंगी। क्लाइमेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में बड़ा वर्ग जो है एक तो ग्रामों में रहता है, और ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट भी ग्रामीण सेक्टर, मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर ही देते हैं। मेजर अभी भी एम्प्लॉयमेंट आज की डेट तक भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता है। एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर ये भी करेगा, लेकिन हाई ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से ये इंश्योर नहीं होगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन को लागू करने में बाधक कौन कौन से होते हैं? बैंक ब्रांचेस कम होगी तो इंक्लूजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि खाते के बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन सोचा नहीं जा सकता। इलिटरेसी, अगर खाता ऑपरेट करना ही नहीं आता लोगों को, अगर उनको अपने सिग्नेचर का महत्व नहीं पता, और जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं एक अकाउंट ऑपरेट करने में, अगर उनकी जानकारी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। लो इनकम होगी तो जाहिर सी बात है कि खाता दे दो उनको, एजुकेट कर दो। जब इनकम ही कम होगी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाएगा, तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा डी। विकास के भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो राज्य व्यक्ति दोनों के हितों की सुरक्षा इसमें की जाती है। स्टेट भी चलता रहे और व्यक्ति का भी कोई अलाभ ना हो। पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया किस पर आधारित है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का उपभोग व्यय कितना है, इस पे आधारित है, इनकम पे नहीं आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत ने एक नई समिति गठित की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी। यहाँ पे आंसर सी है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। इसमें बताना है कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात अंकलित किया था? तो तेंदुलकर कमेटी का ये आकलन था कि अगर हम देखें पॉवर्टी लाइन 2005-2004 में करीब थी 37.2%, यानी 37.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। रूरल एरियाज में 41.8% के हिसाब से पॉवर्टी थी, और 25.7% अर्बन एरियाज में पॉवर्टी थी, तेंदुलकर के हिसाब से, तेंदुलकर रिपोर्ट के हिसाब से। अब पीडीएस के बारे में बताना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है, कौन सा करेक्ट है बताना है। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। एसेंशियल कमोडिटीज सब्सिडाइज्ड प्राइस पर देना इसका उद्देश्य था। कॉस्ट सब्सिडी प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया गया था, यानी कीमत सहायक कार्यक्रम के तहत। फूड सब्सिडी इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, से गलत है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है फूड सब्सिडी। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, बी यहाँ पे सही है। इनमें से कौन मिड डे मील को इनिशिएट नहीं करता है? मतलब मध्याह्न भोजन योजना जो पीएम पोषण के नाम से जानी जाती है, सितंबर 2021 से इसमें प्रारंभ और व्यवस्थित कौन नहीं करता? तो ठेकेदार का यहाँ पर कोई ऐसा रोल प्रारंभ करने में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग है, या फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब स्कीम्स को मिलाना है जो कल्याणकारी योजनाएं आई थी। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान ही आता है 2001 में। इसके बाद साक्षर भारत मिशन आता है 2009 में। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 का है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आपका 1988 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या नहीं कवर किया गया था? सोशल फॉरेस्ट्री आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में नहीं कवर किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। किस 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था? अगर हम देखें तो ये आपका 10th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। आंसर यहाँ पे सही है, सी। आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? आम आदमी बीमा योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2007 में। 1818 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री या मिल स्टैब्लिश की गई थी फोर्ट ग्लोस्टर एरिया में, वेस्ट बंगाल में। हालांकि ये कॉमर्शियल फेलियर था। बाद में प्रॉपरली 1854 में केजीएन डेबर के द्वारा 1854 में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले 1818 में, भले ही सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन हम इसी को याद रखेंगे एज अ फर्स्ट कॉटन मिल या फैक्ट्री के रूप में। फाइनेंशियल इंक्लूजन कमेटी बनाई गई थी जनवरी 2005 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2008 में। तो ये बनाई गई थी इसी रंगराजन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? ये सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? वो पन्ना में है, मध्य प्रदेश में, डायमंड सिटी, याद रखिएगा। तो फुटलॉज इंडस्ट्री वो होती है जिसका जो रॉ मटेरियल होता है बहुत स्पेसिफिक होता है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं लगता, इजली से जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर सॉफ्टवेयर हमको स्टैब्लिश करना है तो जो भी कंपोनेंट है, चिप्स वगैरह, वो आसानी से स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, सिलिकॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अलावा डायमंड कटिंग इंडस्ट्री जो है, डायमंड पॉलिशिंग, वो भी जो है आपका फुटलॉज इंडस्ट्री हम लोग कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारतीय उद्योगपतियों को विदेश निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया, सही।
शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया, सही। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालयित किया, सही। भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया, ये गलत है। निराशावाद का एक बोध पैदा हुआ था कि उन्हें और भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। ये वाला सही नहीं है, डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर मीन टू रिमूव रूरल इंडिया पॉवर्टी या पॉवर्टी फ्रॉम रूरल इंडिया? ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने हेतु आया था IRDEP, ट्राइसेम, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए रूरल यूथ को, और NREP, ये सभी रूरल इंडिया से पॉवर्टी हटाने के प्रोग्राम्स थे। तो IRDP का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसम जो था ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये भी ग्रामीण भारत से गरीबी हटाने का था, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। ये कब कब आए थे ये आपको लर्न करना पड़ेगा। NREP कब आया था, IRDP कब आया था, और ट्राइसम कब का है। पहली भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी कब? 1948 में, और इसी में स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में बनना चाहता है। द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सबसे पहले कब इंप्लीमेंट की गई थी? ये इंप्लीमेंट की गई थी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हमारा कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज लाता है अपने एक्सपोर्ट से? तो ये लाता है बासमती चावल, ऑप्शन नंबर बी। लार्जेस्ट एवरेज साइज ऑफ ऑपरेटिव या ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, राजस्थान। आर्थिक विकास जो है संरचनात्मक परिवर्तन लाता है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाती है, या इससे पता चलता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा अगर। देन इसके बाद आपका संपोषित विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर पर्यावरण इंप्रूव हो रहा है तो उससे पता चलेगा, और जीवन की गुणवत्ता अगर हेल्थ सर्विसेज होंगी तो पता चलेगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन कई बार देखिए बार बार आ रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, तो ये है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, ठीक है। कंजम्पशन का जो डेटा है उससे हमको पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी। राजीव आवास योजना का मेन उद्देश्य क्या था? मलिन बस्ती मुक्त भारत यानी स्लम हटाना था इंडिया से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो साख सृजन का नियंत्रण भारत में करता है RBI, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम ICICI ये बना था 1955 में। इसके बाद आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बना था 1964 में। देन आपका IFCI बना था 1948 में, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका ये CDB बना था 1990 में, ये यहाँ पे सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, 4123 4123। इनका ईयर आप भी देख लीजिएगा, आगे भी आ सकता है भले ही पुराने इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या कवर किया जाता है? कंजम्पशन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, कंजम्पशन क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर ए। आर्थर डंकल जो है किससे एसोसिएटेड है? आर्थर डंकल एसोसिएटेड है GATT से, गैट से। गैट आगे चलकर क्या बनता है? WTO बनता है। वैश्विक व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये है मार्केट एक्सेस, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता, ये है। लेकिन एंटी डंपिंग और कंपनसेटरी ड्यूटी ये इंक्लूडेड नहीं है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रूरल इंडस्ट्री, ये नहीं आता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें आ जाएगा, रूरल रोड आ जाएगा, वाटर सप्लाई आ जाएगा, माइनर इरिगेशन भी आ जाएगा, शिशु शिक्षा केंद्र भी आ जाएगा, आंगनवाड़ी और हेल्थ सर्विसेज भी आ जाएगा, सॉइल कंजर्वेशन भी आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर भी आ जाएगा, रूरल हेल्थ भी आ जाएगा, रूरल मार्केट आ जाएगा, लेकिन रूरल इंडस्ट्री नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का पार्ट नहीं है। JNNURM जो आया था ये किस में रिफॉर्म करना चाहता था? किसमें सुधार करना है? बेसिकली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन यानी कि JNNURM ये अनाउंस किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 3 दिसंबर 2005 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म ड्रिवन एंड फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ये आया था बेसिकली एक रिफॉर्म लिंक्ड स्कीम थी जिसने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए अर्बन एरियाज में प्रावधान किए थे। इसका नॉर्मल टेन्योर जो है मार्च 2012 तक चला था, 2014 तक फाइनली स्कीम को चलाया गया था, लेकिन फिर बाद में जब NDA की सरकार आई तो उन्होंने JNNURM को रिप्लेस करके एक नई स्कीम चला दी, न्यू स्कीम। वो स्कीम कौन सी है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आपको बताया तो वीडियो में कमेंट कीजिए। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है टिनबर्गिन। टिनबर्गिन ने इसको प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। भारत में राष्ट्रीय आय के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है?
तो आधार वर्ष लिया जाता है 2004-2005, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 2004-2005। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कह सकते हैं संस्थान उत्तरदायी है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर की है वो है फूलपुर में, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का जो उद्देश्य है वो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ए। विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना ये आपकी 2009 से ये संचालन में थी और ये करीब 2014 तक चली थी। इसका उद्देश्य था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोट करना, ग्राम उद्योग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट प्रमोट करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और अदर वैल्यू एडेड वेरिएंट्स का एक्सपोर्ट कराना, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट का और अदर प्रोडक्ट्स जो कि टाइम टू टाइम नोटिफाई किए जाएंगे। और इसमें बताना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है। वित्त व्यवस्था यानी कि कितना % कंट्रीब्यूशन सेंटर का है और कितना स्टेट का है, इसमें हमको बताना है। ये परसेंटेज वाइज इस तरीके से गिवन है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके हिसाब से तो यही सही होगा कि 100% जो फंड है वो आता था केंद्र सरकार से आता था। लेकिन अब 2015-16 से क्या किया गया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 60/40 कर दिया। 60% फंड सेंटर से आएगा, 40 स्टेट से आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के लिए रेशियो 90/10 का रहेगा, 90:10 का रहेगा ये रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए। और यूटीज में 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करेगी। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जब 2007-8 में आई थी और 2015-16 तक 100% फंडिंग तो केंद्र सरकार देती थी, यानी कि तब के हिसाब से ये सही होगा कि 100% केंद्र सरकार देती है। लेकिन सेंट्रल स्टेट का अब रेशियो कितना हो गया है, 60:40 हो गया है अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कंट्रीब्यूशन में। ये ध्यान रखना है आपको। तो तब के समय के हिसाब से हमारा आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अब हमारा आंसर क्या होगा, अब हमारा आंसर हो जाएगा 60% कंट्रीब्यूशन सेंटर का और 40% यहाँ पे स्टेट का होगा। 40 स्टेट का, 60 सेंटर का। और इसमें कमिटीज में बताना है, जो कमिटी है उनके काम क्या क्या थे, उसके हिसाब से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। गोस्वामी कमेटी औद्योगिक रुग्णता की समस्या की जांच करने के लिए आई थी, सही। जानकी रामन कमेटी शेयर घोटालों की जांच करने के लिए आई थी, सही। मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आई थी, सही। लेकिन तारापुर कमेटी जो है ग्राहक सेवा के लिए नहीं थी, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को देखने के लिए आई थी। यह थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की जांच करने के लिए क्या फिजिबल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। कॉइन्स इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 13th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन किस पीरियड से किस पीरियड तक के लिए है, ये इसमें बताया गया है। तो वैसे तो अब आपके लिए जरूर नहीं जानना, लेकिन 2010 से 2015 है। 15th फाइनेंस कमीशन जो प्रेजेंट है 15th FC, इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पिक हमने शेयर की थी और ये अभी भी है आपके फ्री वाले SCS वाले टेलीग्राम ग्रुप में। जो हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी कंपाइलेशन PDF में लगी होगी इकोनॉमी वाली में। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इस वाले पॉइंट से अभी UPSC में इस साल जो पेपर हुआ था 2023 में, उससे सवाल आया था, ठीक है। तो ये जो अल्टीमेट पिक है इसमें आप 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में जो जो जानना जरूरी है, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग, सब कुछ आप जान जाएंगे। सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। RO पेपर हो, UPPCS का इस साल पेपर हो, इसमें ये पॉइंट में से कुछ ना कुछ पूछ जाने की बहुत संभावना बन रही है। इसमें पीरियड पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रिपोर्ट किस पीरियड के लिए थी, 2020-21 के लिए थी। सेकंड रिपोर्ट थी 2021-22 से 25-26 तक। फिर ये आपका एक बैंक मर्जर का क्वेश्चन है, किससे कौन सा बैंक मर्ज किया गया है, लेटेस्ट वाला ज़्यादा आता है, अब ये जरूरी नहीं है। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो कुल मिलाकर पूछ रहे हैं सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, तो सार्क का सदस्य देश कैम्बोडिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिप्स एग्रीमेंट किस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल डिज़ाइन और इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन में, ये कह सकते हैं प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन प्लांट प्रोडक्शन के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। डंकल किससे संबंधित है, डंकल प्रपोजल किससे संबंधित है, तो डंकल संबंधित है GATT से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।